नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हम अध्ययन कर रहे हैं शिक्षण और अधिगम की विधियों के अंतर्गत अनुदेशात्मक विधियां। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई शिक्षक गण किसी कक्ष में किसी विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के विधियों और प्रविधियों और तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि जो विषय वस्तु की अवधारणा के साथ साथ उनमें विभिन्न प्रकार के कौशलों और दक्षताओं का विकास कर सके। तो आइए इसी कड़ी में आज हम एक नई विधि को लेकर आ रहे हैं और उस विधि का नाम है परिचर्चा या फिर वार्तालाप या फिर बातचीत विधि, जिसे डिस्कशन मेथड भी कहा जाता है। तो इसे समझने के लिए आइए हम एक कक्ष का अवलोकन करें, जिसमें शिक्षक महोदय एक विषय वस्तु को लेकर उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम देखें, अवलोकन के तहत हम पाते हैं कि इस कक्ष में जो शिक्षक महोदय हैं वे विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में विभाजित किए हुए हैं, या फिर हम ये कहें कि बैठक व्यवस्था इस प्रकार से किए हैं ताकि जो विद्यार्थीगण हैं वे समूहों में व्यवस्थित हैं। एक विषय है जिसका नाम है प्रदूषण की समस्या। यह हम कह सकते हैं कि इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वे परिचर्चा या फिर बातचीत विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक महोदय प्रत्येक विद्यार्थी से या फिर हम कहें समूहों से परिचर्चा करते हैं, या फिर हम कहें एक प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया या फिर हम अंतःक्रिया भी कह सकते हैं, वे यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो हम देखें कि इस कक्ष में और कौन कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। एक तो यह क्या है, सामूहिक शैक्षिक प्रक्रिया है। सामूहिक शैक्षिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षक और विद्यार्थीगण और ये भी कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थीगण शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल हैं, समान रूप से सम्मिलित हैं। विषय वस्तु के अनुरूप बैठक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो शिक्षक महोदय हैं वे स्वयं इस प्रकार की बैठक व्यवस्था किए हैं जो कि विषय वस्तु के अनुरूप है। तीसरा हम यहाँ पर देखें, चार्ट, नक्शे, चित्र और पत्र पत्रिकाएं पहले से ही कक्ष में उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थीगण हैं वे विषय वस्तु का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं और तभी वे अपने वक्तव्यों को या फिर अपने मत को व्यक्त कर सकते हैं। फिर हम देखें कि शिक्षक छात्र सहयोग होता है। इसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे से सहयोग के साथ कार्य करते हैं और इस शैक्षिक प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या हो सकता है, वाद विवाद या फिर हम कहेंगे अपने विचारों को विद्यार्थीगण प्रकट करते हैं। शिक्षक एक प्रेरक के रूप में होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि निरीक्षक के रूप में होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि निर्देशक के रूप में होते हैं। इसमें जो अंतःक्रिया होती है वो शिक्षक छात्र के बीच में होती है और छात्र के बीच में भी अंतःक्रिया होती है। तो सब सम्मिलित रूप से अंतःक्रिया के माध्यम से विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और एक विशेष और अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। आइए हम देखें कि वार्तालाप विधि के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि दो प्रकार यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। पहला जो प्रकार है वो है फॉर्मल, जिसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक, और दूसरा होता है इनफॉर्मल, जिसे अनौपचारिक कहेंगे। तो पहले हम आते हैं औपचारिक विधि के अंतर्गत। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि निश्चित विधि होती है, या फिर हम कहेंगे निश्चित नियम के अंतर्गत यह प्रक्रिया संपन्न होती है और इसमें अंतःक्रिया में शिक्षक और छात्र सम्मिलित होते हैं। छात्रों के द्वारा जिम्मेदारियों का दिया जाना, इसका तात्पर्य यह है कि छात्र स्वयं अपने आप में या अपनों के बीच में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं
या फिर हम कहेंगे कि जिम्मेदारियां दी जाती हैं और जिसका छात्रगण निर्वहन करते हैं। जैसे किसी को प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को हम कह सकते हैं कि लीडरशिप करने की जिम्मेदारी दी गई है और किसी को लेखन की जिम्मेदारी दी गई। तो इस प्रकार सभी छात्र मिलजुल करके डिस्कशन में या बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। शिक्षक एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। शिक्षक भी अपने आप को एक सदस्य के रूप में मानते हैं और उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यह कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पैनल के रूप में इसमें हो सकता है। दूसरा सिंपोजियम या संगोष्ठी का रूप इसको दिया जा सकता है, फोरम का रूप दिया जा सकता है, या फिर एक प्रकार का मंच का गठन करके इस प्रकार का डिस्कशन किया जा सकता है। डिबेट हो सकता है और इसको साक्षात्कार का भी स्वरूप दिया जा सकता है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल कहते हैं। आइए हम देखें कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला ये दिया गया है कि नियम विधि नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का नियम नहीं होता है और स्वतंत्र रूप से सभी छात्र और शिक्षक मिल करके विचार प्रकट करते हैं। शिक्षक एक प्रकार का नेतृत्व करता होता है, लीडरशिप का कार्य करते हैं, और शिक्षक छात्र के बीच में अंतःक्रिया हो सकती है और छात्र के बीच में भी अंतःक्रिया हो सकती है। इन दोनों में प्रमुख अंतर ये है कि इसमें एक निश्चित नियम के तहत ये प्रक्रिया होती है और इसमें कोई नियम नहीं होता है। और इसमें शिक्षक छात्र अंतःक्रिया करते हैं, जबकि इसमें शिक्षक छात्र के साथ साथ छात्र भी शैक्षिक अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो फिर हम आइए देखते हैं कि इसके अगले चरण में इनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, इस विधि की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो पहली विशेषता तो ये है कि समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थीगण हैं वो अलग अलग समाज से, अलग अलग परिस्थितियों से आए होते हैं, उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार वे एक दूसरे के स्वभाव से परिचित होते हैं, प्रक्रियाओं से परिचित होते हैं और एक प्रकार की सामाजिकरण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। एक दूसरे से सीखने का कार्य करते हैं, एक दूसरे से सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, वे सहयोग के साथ किसी चर्चा या परिचर्चा में शामिल होते हैं। नेतृत्व की भावना उत्पन्न होती है, वे नेतृत्व करना सीखते हैं, प्रस्तुतिकरण करना सीखते हैं या किसी अपने वाक्य को प्रेजेंट करना सीखते हैं और सभी के नेतृत्व से यह क्रिया संपन्न होती है। मानसिक विकास होता है। यदि विद्यार्थीगण किसी भी विषय को लेकर के चिंतन मनन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनमें मानसिक विकास होता है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, उनमें अभिव्यक्त करने की क्षमता यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता का भी विकास होता है। एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के फलस्वरूप वो लोग सीखते हैं। आत्मविश्वास जागृत होता है। शिक्षक छात्र संबंध बहुत मधुर होता है, एक दूसरे से वे सहयोग प्राप्त करते रहते हैं और निर्णय करते हैं। सक्रियता होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि सभी जो समूह होते हैं वो सक्रियता से भाग लेते हैं किसी भी विषय वस्तु को की अवधारणा को समझने के लिए या फिर बातचीत में या डिस्कशन में। सृजनशीलता होती है, नए नए विचार को वो क्रिएट कर सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। तर्क शक्ति का विकास होता है। निश्चित रूप से यदि देखा जाए तो बच्चे अपने जो वक्तव्य है उसको साबित करने के लिए तर्क या युक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वनिर्देशन शक्ति का विकास होता है। स्वनिर्देशन में सभी विद्यार्थी कार्य करते हैं, अपने खुद के निर्देशन में ही वे इस कार्य को करते हैं। आइए हम देखें कि निर्णय शक्ति का भी विकास होता है, उनमें निर्णय करने का, जजमेंट करने का भी विकास होता है। संगठित होने का अवसर प्राप्त होता है, एक दूसरे के सहयोग से और संगठित रूप से वे निर्णय तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, अपनी बातों को कैसे वे दूसरे सदस्यों तक पहुंचा सकें, इसके लिए वे बहुत ही सफल प्रयास करते हैं।
आइए अब हम देखें कि इसके कौन कौन से या इस विधि के कौन कौन से दोष हैं। तो अधिक समय की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की विधि को लागू करने में बहुत समय लगता है और इतने समय का कालखंड नहीं होता है, तो यह एक प्रकार का दोष हो सकता है कि बिल्कुल कम समय में तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता, तो इसलिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। सभी को विचार प्रकट करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे लाभ नहीं उठा पाते। कुछ जो बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वे सामने नहीं आना चाहते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं करना चाहते हैं या फिर सहभागिता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो वे लाभ उठा नहीं पाते हैं। विषय से भटकाव हो सकता है। कभी कभी जो ग्रुप होते हैं या समूह होते हैं वो विषय से भटक जाते हैं और अन्य क्षेत्र में डिस्कशन या बातचीत प्रारंभ कर देते हैं, तो यह भी इसका दोष का कारण है। और हम देखें कि संचालन में कठिनाइयाँ होती हैं। जो शिक्षक महोदय होते हैं उनको नियंत्रण करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सभी विचारों को सुनने में और समन्वय स्थापित करने में उन्हें बहुत समय लगता है और काफ़ी मेहनत और पूर्व तैयारी करनी होती है। तो आज हमने जो इस प्रकार की जो विधि है परिचर्चा या वार्तालाप या बातचीत, उसकी पूरी प्रक्रिया को आप लोगों को समझाया है। हम अगले चरण में फिर से एक नई विधि को लेकर आएंगे। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे कौशलों और दक्षताओं का विकास होता है और प्रायः यह जो पद्धति है वो कक्षाओं में उपयोग में नहीं लाई जाती है। तब आज बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो चरण में एक नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।